हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा एनसीईआरटी का क्लास 12th का जो भी बुक है उसका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए देखिए, ये चैप्टर जो है थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, लेकिन ये कंसेप्चुअली ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, है ना। अब मॉडल्स में क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि जीडीपी हो गया, इनकम हो गया, है ना, प्रोडक्शन हो गया, और मानो कि ये स्पेंडिंग हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। ऐसे वेरियस पैरामीटर्स होता है, ठीक है, मतलब में जो भी मॉडल होता है मैक्रो इकोनॉमी का उसमें। अब देखिए दोस्तों, मानो कि इतने सारे ये सब भी अब पैरामीटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। ये सब एक दूसरे को डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर एक चेंज होता है तो
दूसरा भी चेंज होता है, ठीक है। इस तरह से मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स एक मतलब कॉम्प्लेक्स ऐसा सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। देखिए लेकिन जब हम एनालिसिस करना चाहें, ठीक है, जब एनालिसिस की बात आती है तो क्या हो जाता है, जब हम इतने सारे इंडिकेटर्स को मतलब इतने सारे पैरामीटर्स को एक साथ अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा एनालिसिस वो हो जाएगा ना, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ही, ठीक है। उसका जो भी मतलब हमें जो भी कैलकुलेशन करना होगा, जो भी एनालिसिस करना होगा, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, किसी बाकी सब पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ किसी एक पैरामीटर को चेंज करते हैं सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है। और बाद में देखते हैं कि इस एक पैरामीटर का चेंजेस होने से दूसरों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इस तरह से हम इसका स्टडी कर रहे हैं ताकि जो हमारा एनालिसिस हो वो जो भी मतलब इजी रहे, ठीक है। चलिए अब इसमें कंसेप्ट आता है एक्स आंटे और एक्स पोस्ट। जो भी ये मान लो कि जीडीपी है, ठीक है, प्रोडक्शन है, ठीक है, मान कुछ भी मतलब ये कुछ भी इंडिकेटर हो, कोई भी पैरामीटर हो, सेल्स है, ठीक है, इन्वेंटरी है, इनको दो कॉन्नोटेशन में यूज किया जाता है। मतलब एक तरह का मीनिंग, दो मीनिंग होते हैं इनके, ठीक है। जो भी मतलब ये जीडीपी, प्रोडक्शन, सेल्स, ये जो भी इन्वेंटरी होता है इसका, ठीक है, इसको दो कॉन्नोटेशन में यूज किया जाता है। मान लो कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कोई एक कंपनी है, उन्होंने सोचा कि हम इस बार 100 रुपीज का प्रोडक्शन करेंगे, 100 रुपीज का जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। मतलब मान लो कि एक वो टी शर्ट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो 10 टी शर्ट बनाएंगे और एक टी शर्ट की कीमत क्या होगी, 10 रुपया। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 100 रुपये का प्रोडक्शन हुआ। अब उनका एक्चुअल प्रोडक्शन हो पाया 90 टी शर्ट ही, है ना, 90 टी शर्ट ही हो पाया। तो ये प्रोडक्शन कौन सा था, ये प्रोडक्शन था प्लान्ड प्रोडक्शन, मतलब उन्होंने प्लान किया था, ठीक है, कि वो 100 रुपीज का मतलब 100 रुपीज के वर्ष का टी शर्ट का प्रोडक्शन करेंगे। और ये एक्चुअल जो हुआ, ठीक है, ये एक्चुअल है कि 90 टी शर्ट ही मतलब जो प्लानिंग होता है और एक्चुअल होता है, कभी कभी मतलब वो दोनों में सेम होते हैं, कभी कभी डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो भी प्लान किया था उन्होंने, ठीक है, जो प्लान का जो जो प्रोडक्शन प्लान किया था उन्होंने, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्स आंटे, ठीक है। और जो एक्चुअल मिलता है हमें, जो भी पैरामीटर होता है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू मिलते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी जीडीपी भी हो, मान लो कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारी जो भी इकोनॉमी है उसको $5 ट्रिलियन बनानी है, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एक्स आंटे हुआ, ठीक है। तो मतलब ये एक प्लान किया गया है। जो एक्चुअल क्या मिलेगा 2025 में हमें नहीं पता है, ठीक है, वो 5 ट्रिलियन हो भी सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, तो ठीक है। तो जो एक्चुअल मिलती है जो वैल्यू, उसको हम एक्स पोस्ट बोलते हैं। एक्स पोस्ट वैल्यू जो भी आती है उसको एक्स पोस्ट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर जीडीपी हो तो हम इसको एक्स पोस्ट जीडीपी भी बोलेंगे, अगर एक्स पोस्ट अगर वो सेलिंग की वैल्यू तो एक्स पोस्ट सेल भी बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब आपको एक्स पोस्ट और एक्स आंटे का समझ आ गया, ठीक है। जो एक्स आंटे होता है उसको हम बोलते हैं जो भी प्लान्ड वैल्यू होती है वो, और एक्स पोस्ट जो होता है उसको हम जो भी मतलब एक्चुअल में जो वैल्यू मिलती है, ठीक है, वो जो भी एक्स आंटे वैल्यू हो उसके समान भी हो सकती है और एक्स पोस्ट वैल्यू जो हो उसके डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको अब हम आगे बढ़ते हैं। जो भी जो एक डिमांड होती है, ठीक है, जो डिमांड होती है हम डिमांड बोलते हैं, ठीक है, उसके और कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब कंपोनेंट्स एक तरह से कहे तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं डिमांड के, मतलब डिमांड कब हो सकती है किसी भी कंट्री में, डिमांड है कि मान लो कि शर्ट की डिमांड, वो कब हो सकती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए पहला कंपोनेंट है इनकम, लोगों में इनकम आएगी तभी उसमें लोगों की डिमांड बढ़ेगी। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। चलिए अब हम सिर्फ इनकम को देखें तो ये अब मतलब हम पहले इनकम को देखते हैं, हम कंजप्शन देखते हैं, ठीक है, उसके मतलब जो भी डिमांड है कंजप्शन करते हैं लोग, ठीक है। अब देखिए कंजप्शन जो भी टोटल होता है, ठीक है, लोग इनकम में से तो कंज्यूम करेगी। देखिए जब इनकम मान लो कि अगर किसी भी घर की जीरो है, मान लो, अब मान लो कि इनकम जीरो है, ठीक है, मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, जो भी कंजप्शन है, ठीक है, वो फंक्शन होता है इकोनॉमी का, जो इनकम होती है उसका,
ठीक है, मतलब जितनी इनकम, मतलब इनकम के ऊपर ये निर्भर करता है, अगर इनकम बढ़ेगी तो ही कंजप्शन बढ़ेगा, लेकिन ये कितना बढ़ेगा इसका रिलेशन हम फंक्शन से जान सकते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे, जहाँ पे कि जो मान लो कि इनकम किसी हाउस होल्ड की जीरो है, ठीक है, जो भी कंजम्पशन के बारे में बात कर ले, मान लो कि इनकम जीरो है तो भी उनका कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। ऐसा क्यों? कंजम्पशन उनका जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि इनकम जीरो भी है तो भी उनको कुछ, मान लो कि फूड तो चाहिए, वाटर तो चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए होगा अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करेंगे ही, इनकी इनकम भले ही जीरो हो। ठीक है, तो ये जो कंजम्पशन हुआ उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है वो जो इनकम होती है उससे डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उससे आजाद होता है, मतलब इनकम हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कंजम्पशन तो होता ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। वो इंडिपेंडेंट ऑफ जो भी इनकम होती है उससे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, उससे आजाद होता है, वो इनकम पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, चलिए, अब बाकी का जो कंजम्पशन है, बाकी का जो कंजम्पशन हुआ वो निर्भर करता है इनकम पे, है ना। मान लो कि आपकी इनकम 100 रुपए है, तो आप उसके हिसाब से खर्च करोगे। मान लो कि आपकी इनकम 10,000 रुपए, तो आप उसके हिसाब से खर्च करोगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको इन दोनों का मैच करके दिखाता हूँ, तो टोटल कंजम्पशन कैसा होगा। टोटल कंजम्पशन होगा किसी भी इकोनॉमी का, मतलब अगर हम सिर्फ इनकम पे देखें, टोटल कंजम्पशन आएगा जो भी ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो, प्लस एक मतलब इनकम जो है ये इनकम को हम वाई देखेंगे, वाई इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, और जो सी है वो एक प्रोपोर्शन है, क्योंकि टोटल इनकम तो हम जो भी टोटल इनकम होती है उसको सब तो खर्च नहीं कर देंगे। ठीक है, उसमें से कुछ सेविंग भी करेंगे, तो जितना पोर्शन हम इनकम का कंजम्पशन में यूज करते हैं उसको हम सी के तौर पे हम दिखाते हैं यहाँ पे, स्मॉल सी। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कंजम्पशन, कैपिटल सी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सी बार, जिसका नाम है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, ये हो गया ये जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन में बोलते हैं, इंड्यूस्ड कंजप्शन। ये इंड्यूस हुआ इनकम से, जितनी इनकम बढ़ती है उतना कंजप्शन हम बढ़ता है। देखिए, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ, C इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई। देखिए, अब ऑटोनोमस में मान लो कि एक हाउस होल्ड है, ठीक है, ठीक है, उसकी इनकम 20,000 रुपीज है। ठीक है, अब मान लो कि इनकी इनकम हो गई 0 रुपीज, फिर भी उनको कुछ फूड तो चाहिए होगा, ठीक है, कुछ वाटर चाहिए होगा, मतलब कुछ शेल्टर चाहिए होगा, जो भी। ठीक है, तो इसके लिए वो ये ऑटोनोमस कंजप्शन करते हैं। ठीक है, उनका ऑटोनोमस कंजप्शन तो रहता ही है 1,000 रुपए का, मान लो। ठीक है, कि उनकी अगर इनकम भी जीरो हो गई तो वो कुछ ना कुछ करके, मतलब अपने सेविंग्स में से डाल के भी वो 1,000 रुपए का खर्च तो करेंगे ही करेंगे, उनकी इनकम भले ही जीरो हो गई हो। और अगर 20,000 की भी इनकम उनकी हो तो भी फिर भी वो 1,000 रुपीज का तो करना ही करना है उनको। बाकी के जो 19,000 बचते हैं उनमें से उनको करना है या नहीं करना है उनके उनके ऊपर निर्भर है। ठीक है, लेकिन ये जो 20,000 इनकम है उसमें से, मतलब जो 20,000 इनकम है उसमें से उनको जो स्पेंडिंग करना है या नहीं करना है वो उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन ये 1,000 रुपीज का तो उनको एक्सपेंडिचर करना ही करना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिच, जो भी मान लो जो ऑटोनोमस जो एक्सपेंडिच ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं वो। ठीक है, तो ये 1,000 रुपए का ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया किसी हाउस होल्ड का। ठीक है, और मान लो कि ये 20,000 उनकी इनकम है, उसमें से वो जो 40% का पोर्शन है, ठीक है, मान लो कि 8,000 रुपीज है। ठीक है, वो बाकी, मतलब जो मान लो कि उनकी कोई लग्जरी फिल्में देखने जाना, मतलब कुछ भी दूसरा खर्च करना, घर में कोई नया टीवी लाना, ये सब खर्च होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो कंजप्शन होता है वो CY में आता है। ये मतलब ये जो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.4 ऑफ 20,000 हो गया ये। ठीक है, तो ये जो 0.4 हुआ इसको हम बोलते हैं जो जो ये सी होता है। ठीक है, मतलब ये प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कंजप्शन होता है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपोर्शन ऑफ प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये, अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन क्या होता है। कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन ये होता है कि आपका जो इनकम में जब चेंज होता है, ठीक है,
तब आपका जो प्रोपोर्शनेट चेंज जो आपका कंजप्शन में होता है उन दोनों का रेशियो होता है, चेंज इन कंजप्शन लेवल और चेंज इन जो इनकम होती है आपकी वो। तो इसका मतलब ये हुआ आपका कंजप्शन का चेंज और आपके इनकम का चेंज हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम पहले 10,000 रुपये थी, है ना, अब उसमें से वो 20,000 हो गई, तो इंक्रीज कितना हुआ, 10,000 रुपये का हुआ। और आप जो स्पेंडिंग कर रहे थे, मतलब जो कंज्यूम कर रहे थे पहले, जब 10,000 आपकी इनकम थी, ठीक है, ऑटोनोमस स्पेंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑटोनोमस कंजप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप इसमें से स्पेंडिंग कर रहे थे वो था जो मान लो 4,000 था, ठीक है, अब जो 20,000 हो गए उसका हो गया 8,000, ठीक है, तो ये चेंज कितना हुआ, 4,000 का चेंज हुआ, यहाँ पे इनकम का चेंज कितना हुआ, 10,000 का हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, मतलब आप अपनी टोटल इनकम जो चेंज होती है उसमें से कितना प्रोपोर्शन आप चेंज करते हो अपने मतलब कंजम्पशन के लिए, स्पेंड करने के लिए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, एमपीसी हम बोलते हैं, ठीक है। अब आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, इसको हम बड़े एस से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। जो भी इनकम होता है उसमें से आप जो भी मतलब जो टोटल सेविंग हो गया, ठीक है, ये टोटल सेविंग हो गया, उसमें से आप जो भी स्पेंड कंज्यूम करते हो उसको माइनस कर दो तो आपको सेविंग मिल जाएगा, ठीक है। इनकम में से आप कंजम्पशन बात कर दो तो क्या मिलेगा आपको, सेविंग, ठीक है। तो मार्जिनल, अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी हमें चाहिए, एमपीएस चाहिए, तो क्या होगा कि आपका सेविंग जितना मतलब उसमें कंजप्शन चेंज होता था, इसमें सेविंग जितना चेंज होता है आपकी इनकम चेंज होने के साथ, उसको हम बोलते हैं जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ चेंज जो सेविंग होता है वो, ठीक है, उसको हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें क्या होगा, देखिए डेल्टा एस कैसे हो सकता है, ये हम कह सकते हैं कि इसको हम 1 - सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मान लो कि 0.4 थी आपकी जो आपने जो भी मतलब जो भी 10,000 जब आपकी इनकम बढ़ी, ठीक है, उसमें आपके 4,000 आपने स्पेंड कर दिया, तो मतलब इसका मतलब जो 6,000 थे वो आपने सेव कर लिए, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ चेंज जो होती है उसको आप 1 - मार्जिनल एमपीसी मतलब 1 - एमपीसी भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं जो भी जो से जो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल, अब हम ऐड करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट का मॉडल, ठीक है। जब भी इन्वेस्टमेंट भी होता है तब भी कंजप्शन बढ़ता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो किस तौर पे किया जाता है, कैपिटल जो होता है, ठीक है। मान लो कि कोई फॉर्म है, ठीक है, मान लो कि कोई फर्म है, उसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया अपनी कंपनी में, मतलब कोई भी प्रोडक्टिव उन्होंने मशीन लिया, तो मशीन क्या करेगा, ठीक है, जो मशीन होता है, मान लो कि ये फर्म है, उन्होंने एक मशीन लिया, वो फ्यूचर में दूसरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज होगा, तो ये मशीन जो होता है उसको भी जो कैपिटल गुड्स होता है, ठीक है, ये कैपिटल गुड्स हो गया, उसको भी हम फाइनल गुड्स पे के तौर पे, जो फाइनल गुड्स होता है उसके तौर पे हम यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको याद है कि जो मशीन हो गया, ठीक है, उसको भी हम फाइनल गुड्स ही गिनते हैं, ठीक है। तो फाइनल गुड्स हो गया तो इसका मतलब ये कंजम्पशन में ऐड होगा, ठीक है, ये कंजप्शन में ऐड होगा, तो इसका मतलब ये कंजप्शन तो था ही जो C+Y का कंजप्शन था, ठीक है। अब इसमें आ गया आई वाला इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको अगर कंपनी का इन्वेस्टमेंट हम गिने, फर्म का इन्वेस्टमेंट जो भी कंपनी हो इकोनॉमी में, ठीक है, इसको हम आई गिने तो ये इसमें ऐड हो गया, टोटल कंजप्शन अब ये हो गया कि लोगों का तो कंजप्शन हो गया, अब ये जो कंपनी है, ये जो फर्म है, उन्होंने भी जो ये अपनी मशीन्स लेने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, जो मशीन है वो फाइनल गुड्स में आता है तो वो कंजप्शन में भी ऐड होगा, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कंजप्शन में गिना जाएगा, तो टोटल कंजप्शन अब क्या हो गया, टोटल हो गया C+C बार प्लस CY प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए
अब इसमें क्या आता है, मतलब ये ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया ना। कंपनी ने मतलब मान ही लिया है कि हम हर साल अपना मशीन लेंगे, ठीक है। मतलब कंपनी क्या कर रही है, वो हर साल इन्वेस्टमेंट करने ही वाली है, ठीक है। इस तरह से वो हर साल इन्वेस्टमेंट करेंगी, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया कि अपनी जो इनकम है उससे वो जो वो इंडिपेंडेंट हो गया, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब कंपनी को कोई भी अगर इनकम नहीं आ रही तो भी वो इतना इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये भी कंजप्शन में आता है, ठीक है। चलिए, तो मतलब टोटल कंजप्शन एक इकोनॉमी का क्या हुआ मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है, ये सिर्फ डबल सेक्टर टू सेक्टर इकोनॉमी की ही बात कर रहे हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। चलिए, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, टैक्स नहीं होता, सब्सिडी भी नहीं होती, गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसलिए ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, ठीक है। भविष्य मतलब जो आगे का लेक्चर है उसमें आपको याद करने में जो मतलब आपको याद करने में जो इजी रहेगा, जो भी मतलब आप याद रखेंगे कि इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है, तो आपको समझने में इजी रहेगा। चलिए, तो इसका मतलब अब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा। अब देखिए, ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। जो हमने जो सिंपल इकोनॉमिक मॉडल था उसमें भी गवर्नमेंट का रोल नहीं था, तो क्या हुआ कि जो जीवीए था वही हम जीडीपी गिनते थे, ठीक है। और उसी को हम नेशनल इनकम कहते थे, ठीक है। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि जब जीडीपी मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता, मतलब टैक्स और सब्सिडी कुछ नहीं रहता, ठीक है। टैक्स नहीं है, सब्सिडी भी नहीं है, गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसलिए ये तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जीडीपी है वही नेशनल इनकम हो गया हमारा, ठीक है। जाहिर सी बात है। अब जो नेशनल इनकम होता है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो टोटल प्रोडक्शन हो गया, टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, वो एग्रीगेट डिमांड जितना ही है, तो वो जितना वो कंजप्शन जितना ही है, तो इसका मतलब वही जीडीपी हो गया ओवरऑल, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके इक्विलिब्रियम की, जो डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना डिमांड हो, ठीक है, उतना सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मतलब हम ये सब पढ़ेंगे कि मान लो कि इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज होता है तो इतना डिमांड में क्या चेंज होता है, लोगों की इनकम में क्या चेंज होता है, इस तरह का हम सब कुछ मतलब रिलेशंस कुछ पढ़ेंगे। चलिए, अब मैं आपको इसको ग्राफ के फॉर्म में बताता हूँ। ये जो रिलेशन था, जो भी मतलब C इज इक्वल टू सी बार प्लस आई प्लस सी वाई था, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये सी अलग है, ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, ठीक है। ये सी जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन बताता है, ये टोटल कंजप्शन बताया है, ठीक है। चलिए, अब मान लो कि प्राइस फिक्स्ड है, इकोनॉमी में प्राइस फिक्स्ड है, ठीक है। अब प्राइस फिक्स्ड हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हम इसका ग्राफ देखते हैं, जो कंजप्शन है उसका सी प्लस सी वाई का, टोटल कंजप्शन का, ये इसको बोलते हैं हम इनकम लेवल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब क्या हो गया कि मैंने आपको बोला था कि अगर इनकम लेवल जीरो भी होगा तो भी कुछ ना कुछ लेवल तो होगा, जो होगा ऑटोनोमस कंजप्शन, हम सी बार कहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों की जो डिमांड होती होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये हुआ सी प्लस सी वाई, ये जो ग्राफ हुआ, ठीक है, ये होता है रिलेशन इसका। तो इसका मतलब ये जो सी है, ये सी हो गया स्मॉल सी, ये जो टेन थीटा है वो उसकी कीमत होती है, जो टेन ये जो एंगल हो गया उसका सी बार के साथ, ठीक है, वही उसका मीनिंग, जो मतलब जो ये एंगल होगा वही ये सी की वैल्यू बताएगी, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ चेंज होता है वो। चलिए, तो पहला ग्राफ आपने देखा, और दूसरा ग्राफ अब आता है जब हम इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं, इन्वेस्टमेंट को अब इंक्लूड करते हैं उसमें जो ग्राफ में, ठीक है। तो पहले था इस तरह से ग्राफ था, ठीक है। अब क्या किया हमने, यहाँ पे क्या था, कंजप्शन लेवल था। अब इसमें इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर दिया, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट भी ऐड हो गया, सब कुछ ऐड हो गया, सी प्लस आई अब किया हमने। तो
अब क्या होगा, सी बार प्लस आई करके उसमें भी सी वाई ऐड करेंगे, तो ये जो पहले का ग्राफ था, ये जो पहले का ग्राफ था वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गया ना। यहाँ पे इनकम लेवल है, ये इनकम लेवल है, और ये है जो भी एग्रीगेट जो मतलब एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया दूसरा ग्राफ, ठीक है, ये था डिमांड साइड का ग्राफ। चलिए, ये पहला ग्राफ कौन सा था, सी प्लस सी वाई का, सी बार प्लस सी वाई का। ये दूसरा ग्राफ हो गया सी प्लस आई, सी बार प्लस आई प्लस सी वाई का, ठीक है। चलिए, अब हम सप्लाई साइड की बात करते हैं। ये थी डिमांड साइड की बात, जब इन्वेस्टमेंट ऐड होता है, कंजप्शन मतलब इनकम आती है लोगों की, और जो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। अब हम बात करते हैं सप्लाई साइड, ठीक है। अब प्राइस फिक्स्ड हमें पता है, और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसका मतलब जो भी जीडीपी होता है वो ही टोटल एग्रीगेट डिमांड बताता है, ठीक है। मतलब जो भी एग्रीगेट डिमांड होगी वो भी सप्लाई ही बताएगा, ठीक है। जितना मतलब जितना कंज्यूम होगा जितनी सप्लाई होगी, हमें पता है कि जो टू सेक्टर मॉडल में इकोनॉमी में हमने देखा है कि जितनी सप्लाई होगी उतनी ही डिमांड होगी, और डिमांड मतलब जितनी एग्रीगेट डिमांड होगी, जितनी मतलब जीडीपी होगी वो ही सप्लाई होगी। तो हम कह सकते हैं कि उसका ग्राफ ऐसे आता है कि मान लो कि ये जीडीपी है, ठीक है, और ये सप्लाई है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई हो गई। तो ये 45 डिग्री का ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पे ग्राफ बनेगा, मतलब जितनी जीडीपी होगी, मान लो कि 1000 रुपये की जीडीपी है, ठीक है, तो जितना सप्लाई होगा वो भी 1000 रुपीज का ही सप्लाई होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जितना मतलब जितना जीडीपी है उतना ही सप्लाई रहता है, ठीक है। मतलब जो टू सेक्टर मॉडल जिसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है इसमें। अब ये सप्लाई साइड और जो डिमांड साइड है दोनों का इक्विलिब्रियम हमें देखना है, तो हमें ग्राफ को मैं अभी हमें ग्राफ को क्या करना होगा, जो मतलब एक एक दूसरे पे ओवरलैप करना होगा। देखिए इस तरह से, इसका मतलब ये है, यहाँ हमें हमने पता था ये कितना लेवल रहता है, आई प्लस सी दोनों का लेवल था ये, आई प्लस सी, ठीक है। ये एक्सिस क्या दिखाती है, जो टोटल जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। चलिए, अब इसमें से क्या था, ये आपको पता है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा था, सी बार प्लस सी वाई का ग्राफ था ये, ठीक है। ये था आई, इसमें हमने ऐड कर दिया, ये आई आई प्लस सी बार था, ठीक है। चलिए, अब हमने सप्लाई का ग्राफ ऐसे जाते देखा था 45 डिग्री पे, ठीक है। ये था सप्लाई का ग्राफ, सप्लाई ग्राफ, सप्लाई लाइन हम कह सकते हैं। तो ये जो पॉइंट आया, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हमारी कंट्री, ये जो इनकम लेवल भी हम कह सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये इनकम लेवल हो गई हमारी, कुछ वाई हम बोलते थे इसको, ठीक है, जो सी वाई में था ये इनकम लेवल वाई थी, ठीक है। और यहाँ पे जीडीपी और मतलब जो ये टोटल सप्लाई रहती है इतनी एग्रीगेट सप्लाई होगी इसके सामने, ठीक है। उसको भी हम, ये जो वाई एक्सिस है उसको भी हम वाई कहेंगे, ठीक है। अब आता है, देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि y इज इक्वल टू क्या हो गया कि सी बार प्लस आई प्लस सी वाई। तो अब हमें y ढूंढना हो, जो y है हमारा उसको हमें ढूंढना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं कि सी प्लस आई अपॉन 1 - सी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रिलेशन, ये जो इनकम का रिलेशन है, और उसके उसमें तो मतलब जो उसमें जो कंजप्शन होता है, जो इन्वेस्टमेंट रहता है, और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम कंजप्शन रहता है, ये एक वाई का रिलेशन होता है उसके साथ, ठीक है। ये मतलब एक इक्वेशन है। चलिए, अब इसमें इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस इक्वेशन का यूज आगे होगा कि जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी में चेंज होता है, तब वाई का जो इनकम का कैसे चेंज होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जो इक्विलिब्रियम का ग्राफ था हमारा, ठीक है, उससे हमें क्या समझ में आता है, ठीक है। ये हुआ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इनकम लेवल हो गया लोगों का, ये जो लोगों का इनकम लेवल हो गया उसके सामने ये एग्रीगेट सप्लाई हो गया, दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। तो दोनों को हम वाई कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये है इनकम लेवल यहाँ पे, इसको हम वाई कहते हैं, इसको भी हम वाई बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 45 डिग्री पे है, तो दोनों का वैल्यू इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो मतलब ये जो सप्लाई लेवल है, ठीक है, और ये इनकम लेवल है यहाँ पे, ये सप्लाई लेवल, मतलब अगर इससे ज्यादा इनकम बढ़ेगी, ठीक है, अगर यहाँ पे इनकम बढ़ेगी तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, इनकम कम रहेगी, ठीक है। लोग इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे जो
मतलब लोग इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, कि मतलब इतनी जो सप्लाई होगी वो ज़्यादा रहेगी। अगर इससे कम इनकम रही, ठीक है, तो इससे कम इनकम होती है, जब इनकम लेवल इससे कम हो जाएगा तो सप्लाई मतलब जो सप्लाई होती है वो कम हो जाएगी और इनके जो लोगों के पास पैसा है वो बढ़ जाएगा। तो मतलब ये इनकम मतलब ये क्या बताता है कि एक ऐसा लेवल होता है इकोनॉमी में जहाँ पे इनकम और सप्लाई मतलब जो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें एक लेवल ऐसा होता है कि वहाँ पे इनकम लेवल और सप्लाई लेवल दोनों का इक्विलिब्रियम आ जाता है। जितना इनकम होता है उतना ही मतलब जितना लेवल इनका इनकम होता है उतना ही सप्लाई सामने होता है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा इनकम हो गया तो क्या होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन जो लोगों के पास पैसा होगा वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। लोग कंज्यूम कम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लोग कंज्यूम कम करेंगे और जो सप्लाई होगी वो ज्यादा होगी। और जो उससे थोड़ी इनकम कम होगी तो लोग होंगे वो कंज्यूम ज्यादा करने लगेंगे लेकिन सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये जो लाइन है पहली लाइन, ठीक है, यहाँ पे कंजप्शन ज्यादा दिखा रहा है और सप्लाई का जो लेवल है वो कम दिखा रहा है। उससे अगर इनकम लेवल बढ़ जाता है तो सप्लाई बढ़ जाती है और कंजप्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे आता है कि जितना कंज्यूम होता है उतना ही सप्लाई मिलता है। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो मतलब ये ग्राफ का ये मीनिंग था, ये ग्राफ था जो भी प्राइस इज फिक्स होता है जो भी इकोनॉमी में उसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट अगर चेंज हुआ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर चेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया है, ठीक है, जो डिमांड में अगर चेंज होता है, मान लो कि डिमांड में चेंज हो गया, डिमांड में अगर चेंज हो गया, ठीक है, और मान लो कि जो कंजप्शन में चेंज हो गया, ठीक है। कंजप्शन में मतलब जब कंजप्शन में चेंज होता है तब डिमांड में चेंज होता है, इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तब कंजप्शन में चेंज होता है, मतलब ये पूरा साइकिल रहता है, हम ये समझते हैं। चलिए, अब मान लो ये हमने किया था, सी का हमने था सी बार प्लस आई प्लस सी वाई, ठीक है। मान लो कि इसका जो 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 इनका जो इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लेवल है वो चेंज किया जाता है, ठीक है। मान लो कि 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट से 20 रुपीज किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका अब लेवल हम देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो पहला ग्राफ था, ठीक है, यहाँ से जा रहा था, ठीक है। और अब क्या होगा कि जो सप्लाई लेवल का था जो लाइन था वो यहाँ से था, ठीक है। तो ये था हमारा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये था आई का लेवल, तो ये था सी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस सी वाई का जो लाइन था ये था, ये जो पहला लाइन था वो ये सप्लाई लाइन है, ठीक है। अब इंटरेस्ट चेंज होता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। मान लो कि यहाँ आ जाता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तब अब नई लाइन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब नई लाइन ये होगी, तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो लोगों का इनकम लेवल भी बढ़ गया, ठीक है, लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है, लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया। लोगों का इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आता है, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड ये सब आता है, ठीक है। तो ये पहला, ये जो था पहला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था E1, ये हो गया, दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट E2, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आया ना, मतलब जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, ठीक है, पहले हमने सब कुछ कांस्टेंट रखा था, प्राइस भी फिक्स रखा था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी कांस्टेंट था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ा दिया। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट अगर हमने बढ़ाया तो क्या हुआ, लोगों की इनकम का लेवल भी बढ़ गया, आपने देखा ना, जो नीचे की एक्सिस थी उसमें, ठीक है, इनकम का लेवल भी बढ़ गया, उसके साथ साथ जो कंजम्पशन लेवल भी है, कंजम्पशन का लेवल है वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये जो भी रिलेशन रहता है इन्वेस्टमेंट का जब बढ़ना और इनकम लेवल का बढ़ना, ठीक है, उसको रिलेशन को हम पढ़ेंगे जो मल्टीप्लायर मैकेनिज्म होता है उसमें। चलिए, अब इसमें क्या होता है, जो अभी ये जो चेंज इन जो मैंने आपको बताया, जो चेंज इन ये जो इन्वेस्टमेंट का लेवल था, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे आता था, ठीक है। तो दूसरा ग्राफ क्या हो गया था, ये ग्राफ हो गया था दूसरा, ठीक है। चलिए, तो सप्लाई लेवल का लाइन ऐसे आता है, तो पहला जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है वो ये होता है, दूसरा इक्विलिब्रियम होता है वो ये होता है, ठीक है। तो ये जो मतलब OY1 OY2 हम कहें तो ये दूसरा इनकम लेवल हो गया, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ गया, मान लो कि 10 का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो इसमें मैं इनकम लेवल में कुछ ज्यादा मतलब जो इनकम लेवल था उसमें भी लोगों में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। उसका कुछ मतलब रिलेशन आएगा आगे, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। चलिए,
ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्राफ था, इसका मतलब ये हुआ जो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ था कि इन्वेस्टमेंट में जब चेंज होता है, ठीक है, तो ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होता है उसमें भी चेंज होता है, ठीक है। मतलब जो भी इक्विलिब्रियम, जो भी इनकम का लेवल और जो एग्रीगेट सप्लाई का लेवल जो पहले हमने देखा था फिक्स्ड प्राइस में, वो ही नहीं रहता, उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब वो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो इक्विलिब्रियम लेवल है वो भी कम हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो इनकम का लेवल है वो भी बढ़ेगा और जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो भी आगे शिफ्ट होगा। चलिए, अब आपने देखा कि जो इनकम लेवल का चेंज हुआ, इनकम लेवल चेंज हो गया कि किस लिए, इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ इसलिए, ठीक है। अब इनकम लेवल का चेंज हुआ वो आपने ग्राफिकली देखा। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण लेके। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं आपको कंजप्शन का एक फंक्शन देता हूं, ठीक है। 40 प्लस 0.8y प्लस 10। इसका मतलब ये जो 10 है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस कोई भी जो फॉर्म होती है वो इकोनॉमी में 10 रुपए का खर्च तो करेगी ही करेगी, ठीक है। उसके पास इनकम ना ही हो तो भी वो करेगी किसी भी हाल में। इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस, ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब ये जो 40 रुपए है, ठीक है, वो हाउस होल्ड का कंजप्शन है, वो भी ऑटोनोमस कंजप्शन है, ठीक है। ऑटोनोमस कंजप्शन हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो हाउस होल्ड की अगर इनकम जीरो भी हो गई तो भी उनको 40 रुपए का कुछ तो चाहिए होगा, मतलब खाना खाना चाहिए होगा, पानी पीने का चाहिए होगा, ठीक है। और जो बाकी का है जो वो इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कंजप्शन का फंक्शन क्या हो गया, जो हम बोलते हैं 50 प्लस 0.8y हो गया, ठीक है। इसको ही हम y बोलते थे। जो ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को मतलब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर देखें तो जो भी कंजप्शन होता है वही इनकम रहता है, ठीक है। जो आया था हमारा जो भी इनकम लेवल था नीचे, और जो जो एग्रीगेट सप्लाई लेवल था या एग्रीगेट डिमांड लेवल भी आप कह सकते हो, वो सब, ठीक है, वो दोनों का वैल्यू एक था तो हम इसको भी y कह सकते हैं, ठीक है। मतलब जो इनकम लेवल था वही उनका जो जो सप्लाई जो सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई था उन दोनों का वैल्यू एक हो गया था इक्विलिब्रियम पॉइंट के। तो ठीक है, हम दोनों को y कह सकते हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ता है कि y इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8y, तो 0.2y इज इक्वल टू 50 हो गया। ये जो 0 पॉइंट है वो यहाँ चला जाएगा कि y माइनस 0.8y, y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो 0.2y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 250। चलिए, अब था ये इनकम लेवल हो गया एक, मतलब आप इमेजिन रुपया या डॉलर कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। ये एक पहला इनकम लेवल हो गया। अब मान लो कि आई को इंक्रीज करके 20 कर देता हूं मैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या था हमारा, जो भी जो था 40 का ऑटोनोमस कंजप्शन था और 0.8 का डिपेंड इंड्यूस्ड कंजप्शन था, और जो इन्वेस्टमेंट का लेवल था वो 10 से बढ़ा के हमने कर दिया 20। अब क्या हुआ, ये 60 प्लस 0.8y हो गया, ठीक है। 60 प्लस 0.8y हो गया जो कंजप्शन लेवल था, जो उसको हम y भी कहते हैं, क्योंकि जो जितना कंजप्शन लेवल था उतनी इनकम होती थी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। आपको याद रखना है, ये बात कर रहे हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है। तो ये y हो गया, इसको भी अभी हम ऐसे करें कि y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 60, तो 0.2y इज इक्वल टू 0.2y इज इक्वल टू 60 हो गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू अब क्या हो गया, 300 हो गया, ठीक है। तो देखिए जो पहले हमने आई में कितनी बढ़ोतरी की, 10 टू 20, और जो इनका जो इंटरेस्ट था, जो वाई जो इनकम लेवल था उसमें कितना बढ़ा, 250 टू 300 बढ़ गया, ठीक है। तो मतलब ये आप समझ सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट में अगर बढ़ोतरी हुई तो लोग जो एवरेज इनकम लेवल था लोगों में वो भी बढ़, मतलब जो इकोनॉमी का जो एवरेज इनकम लेवल था वो भी बढ़ गया। अब ऐसा क्यों है, ये आपको मल्टीप्लायर मैकेनिज्म से समझना पड़ेगा। देखिए, अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जो हमने देखा था ना कि लोगों के इनकम लेवल पे भी चेंज हो गया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमने ग्राफिकली तो देखा, अब हम इसमें देखते हैं। देखिए जो कंपनी होती है, मान लो कि इन्वेस्ट करती है, उस इन्वेस्ट करने से, इन्वेस्टमेंट चेंज करने से क्या होगा। अब इन्वेस्टमेंट आता किस में था, जो C इज इक्वल टू C प्लस सी वाई था, C बार प्लस सी वाई प्लस आई। इन्वेस्टमेंट आता किस में था, ये जो एग्रीगेट डिमांड थी या एग्रीगेट कंजम्पशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सब एक ही होता है, उसको हम इनकम लेवल भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो इनका जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, उससे क्या हुआ कि जो आउटपुट बढ़ेगा एक ओवरऑल, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट मतलब जो एग्रीगेट जो आउटपुट होगा, जो हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है, जो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाएगा। तो ये आउटपुट बढ़ने से क्या होगा कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट का तो रोल कोई है नहीं, टैक्स नहीं है, सब्सिडी नहीं है, तो ये जो आउटपुट है वो किस में बांट दिया जाएगा, जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के उसमें,
जो लैंड, लेबर, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर, ठीक है, मतलब उसको प्रॉफिट मिलेगा, लैंड को मतलब लैंड का रेंट होगा, जो लेबर था उसका वेज होगा, एंटरप्रेन्योर है उसका जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, और जो लेबर था उसका वेज होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बांट दिया जाएगा, ये जो 4 फैक्टर्स थे पे में, जो जो मतलब 4 फैक्टर्स थे उसके। अब क्या होगा, जो कैपिटल होता है उसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है, ये चौथा फैक्टर था, कैपिटल का इंटरेस्ट होगा, ठीक, तो इसमें बांट दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब बांटने से क्या होगा कि ओवरऑल जो इनकम होगी इकोनॉमी की वो बढ़ेगी, ठीक है, ओवरऑल इनकम जो होगी वो बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देखिए, तो ओवरऑल इनकम जब इंक्रीज होगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंजप्शन भी बढ़ेगा। जो सी था ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उतना जो प्रोपोर्शन होता है वो कंजप्शन ऐड होगा, ठीक है, इकोनॉमी में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो 10 जो था वो डेल्टा आई था हमारा, जो हमने देखा था कि 10 से 20 कर दिया गया, जो आई का जो इंटरेस्ट का लेवल था वो, ठीक है, इंटरेस्ट का लेवल पहले 10 था, ये जो हमने देखा था ना फंक्शन कि सी बार, जो मतलब एक इमेजिनरी फंक्शन देखा था कि 0.8y प्लस 10, यहाँ पे 40 था जो ऑटोनोमस कंजप्शन था वो। दूसरा का जो लेवल हो गया, जब आई बढ़ा दिया हमने तो 0.8y प्लस 20 कर दिया था हमने, ठीक है, तो ये बढ़ गया था, ठीक है, इससे क्या हुआ था, इनकम लेवल पे चेंज हो गया था, हमने देखा था। तो अब मतलब हम उसका रिलेशन ही देखने वाले हैं। देखिए, अब डेल्टा आई में चेंज हुआ तब क्या हुआ, डेल्टा वाई में भी चेंज हो गया ना, ठीक है, इसका ही हम रिलेशन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो डेल्टा आई में कितना चेंज हुआ था, 10, और बाद में हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो मतलब ये जो 10 था ये चेंज हुआ, ये फैक्टर्स ऑफ इनकम में बांट दिया, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनमें बांट दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो कंजप्शन होगा वो बढ़ेगा, वो कितना बढ़ेगा कि 0.8 इंटू 10 जितना बढ़ेगा, बाकी का सेविंग कर दिया जाएगा। बाकी जो ये जो 8 रुपये का जो मतलब अगर हम इसको रुपीस में गिने, ठीक है, इस इनकम को, तो ये जो अगर इंटरेस्ट के चेंज को हम ये जो रुपीस में गिने, तो क्या होगा कि ये जो 8 रुपीज का जो कंजप्शन है वो ऐड हो जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में ऐड हो जाएगा। तो इकोनॉमी में ऐड हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो एक्स्ट्रा कंजप्शन है उसको सप्लाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट फिर से होगा, फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ने से फिर से कंजप्शन बढ़ेगा, ठीक है, अब फिर से कंजप्शन बढ़ने से सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, पर सप्लाई बढ़ाने से फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे राउंड चलता रहे, ऐसी पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट साइकिल में क्या होगा, फर्स्ट साइकिल में इंक्रीज कितना होगा, जो कंजप्शन है वो 0.8 इंटू 10। दूसरी साइकिल जो है सेकंड साइकिल, सेकंड राउंड हम बोल सकते हैं, उसमें कितना बढ़ेगा 0.8 इंटू स्क्वायर, ये स्क्वायर होता जाता है, इतना जो जो डिमांड होता है वो बढ़ता जाता है हर एक राउंड पे, ठीक है। थर्ड साइकिल में क्या होगा 0.8 इंटू क्यूब इंटू 10, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल इनकम कितना बढ़ा था 50, जो 250 था हमारा, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आई को चेंज करने से मतलब जो फंक्शन आ गया था हमारा, क्या आया था 40 प्लस 0.8y प्लस 10 था, उसमें से 40 प्लस 0.8y प्लस 20, ठीक है। तो ये दो फंक्शन थे जब आई को चेंज किया, तो इसमें से सी को हमने वाई भी बोला था, क्यों वाई क्यों बोला था हमने, क्योंकि उन दोनों की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो भी एग्रीगेट सप्लाई होती थी और इनकम लेवल होता था, उन दोनों का लेवल सेम होता था, ठीक है। तो यहाँ से मुझे y की कीमत निकालनी हो तो 0.2y इज इक्वल टू 50 हो गया यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 250 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि दूसरे केस के लिए क्या होगा कि 0.2y इज इक्वल टू 60 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब तो मतलब ये इनकम लेवल चेंज हो गया ना, तो ये जो इंटर जो जो ये 50 का बढ़ा था, ठीक है, तो डेल्टा वाई क्या हुआ था हमारा 50 हुआ था, डेल्टा आई क्या था हमारा 10 था हमारा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो जो सक्सेसिव स्टेजेस थे, सक्सेसिव जो राउंड थे उसमें क्या हुआ, ये ऐड होता गया, ठीक है, 0.8 इंटू 10 प्लस 0.8 इंटू स्क्वायर इंटू 10 प्लस 0.8 इंटू क्यूब इंटू 10, इस तरह से, ठीक है। ये पहला 10 तो था ही, ठीक है, तो पहला 10 तो हो गया हमारा, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो आउटपुट हो, ये टोटल मतलब ये इनफाइनाइट तक चलता है, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक चलता है। तो ये जो ओवरऑल ऐड होता जाता है ये कितने बराबर होगा, ये 50 जो बड़ा है इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, मतलब ये जो इनकम का लेवल बढ़ा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 0.8 प्लस जो 10 है वो हमने कॉमन ले लिया सब में से, 0.8 स्क्वायर प्लस 0.8 क्यूब
इस तरह से चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब इसका ये जो लेवल, ये मतलब ये जो सीरीज होता है उसका एक मतलब एक मान लो कि ये एक सीरीज हम इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू इन्फिनिटी तक चल जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस सीरीज को 1/1 माइनस 0.8 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो चेंज था 10 क्या था, डेल्टा आई था, डेल्टा आई इंटू 1/1 माइनस 0.8 लिख सकते हैं हम। तो जो डेल्टा वाई था जो 50 था इज इक्वल टू क्या आ गया 10, ये जो डेल्टा आई था इज इक्वल टू ये डेल्टा वाई था हमारा। ठीक है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 50 और 10 इंटू 1/1 माइनस 0.8, तो ये क्या हो गया 10/0.2 इज इक्वल टू क्या आ गया 50 आ गया हमारा। तो ये हमें रिलेशन क्या मिला कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस सी। ठीक है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू मतलब चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इंटू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, जो हमने देखा था कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1/1 माइनस सी। अब देखिए, अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई में लिखो। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का जो मतलब इसका मतलब जो चेंज हुआ इनकम लेवल पे, इनकम का चेंज होना अपॉन मतलब इसको हम बोल सकते हैं एग्रीगेट आउटपुट का भी चेंज होना, ऐसा बोल सकते हैं, और आउटपुट चेंज। ठीक है, जो इनकम होती है उतना ही आउटपुट होता है, इक्विलिब्रियम लेवल पे हमने देखा था जो ग्राफ में। ठीक है, आउटपुट चेंज हुआ, उसके सामने इसका मतलब इसका रेशियो होता है किसके साथ, जो मतलब इन्वेस्टमेंट चेंज होना। ठीक है, चलिए, मतलब एग्रीगेट कंजप्शन है उसमें भी चेंज होना हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट था वो उसी में आता है, ये जो कंजप्शन का जो लेवल था उसमें, जो कंजप्शन का जो फंक्शन था उसमें ही आता है। तो ये जो रेशियो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब हुआ इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी हो गया था। तो 1 माइनस सी क्या था, सेविंग था ना, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन था, तो ये क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग था। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पहले ही जो शुरू में आया था। ठीक है, तो मतलब इसको हम 1/S भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसको हम वो किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड करता है जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ चेंज होता है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ फंक्शन ऑफ जो भी MPC होता है वो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा जो मल्टीप्लायर मैकेनिज्म होता है वो कि सक्सेसिव राउंड्स में जो मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो ओवरऑल जो गुड्स बढ़ता है, जो गुड्स होता है, ठीक है, तो जो उसका आउटपुट बढ़ जाता है, उसका आउटपुट बढ़ने से क्या होता है, इकोनॉमी की इनकम बढ़ती है, इकोनॉमी की इनकम बढ़ने से फिर से कंजप्शन बढ़ता है। अब फिर से कंजप्शन बढ़ने से क्या होता है कि जो फॉर्म्स होती है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है कि जो ओवरऑल फिर से उनको आउटपुट बढ़ाना पड़ता है, इसलिए उनको फिर से जो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बढ़ाना पड़ता है। तो अब फिर से आउटपुट बढ़ने से क्या होता है, लोगों की इनकम, जो इकोनॉमी की इनकम फिर से बढ़ती है। अब इकोनॉमी की इनकम फिर से बढ़ी तो थर्ड राउंड में फिर से कंजप्शन चेंज बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पूरी साइकिल चलती है। ठीक है, तो इससे हमें रिलेशन मिलता है किसका, कि जो इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है इसके साथ लोगों की इनकम में चेंज कैसे होता है, इसका हमें रिलेशन मिलता है। ठीक है, और वो रिलेशन को हम ये भी बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे क्या था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हम देखते हैं यहाँ पे हमारे केस में क्या था मल्टीप्लायर। देखिए 1/C कितना था 0.8, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो गया 5। ठीक है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज किया, जो इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना था, इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना था डेल्टा आई 10 का, तो इससे जो लोगों की इनकम लेवल थी उसमें कितना बढ़ गया, जो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, जो 250 से 30 हुआ था ना 300। ठीक है, 250 से 300 हुआ था, मतलब 50 का बढ़ गया था इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या होता है, कि जो मतलब ओवरऑल साइकिल चलती रहती है कंजप्शन इंक्रीज होने की और साथ साथ आउटपुट इंक्रीज होने की। अब हम पढ़ते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के बारे में।
एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये जो कोरोना आया है उसके हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ये अच्छे से हम समझ सकते हैं, आपको मतलब ये उदाहरण अच्छे से दिया जा सकता है। आप इसको मेंस में भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में क्या होता है कि जब भी इकोनॉमी डिक्लाइन होती है, ठीक है, इकोनॉमी मान लो कि डिक्लाइन हुई, तो लोग क्या करते हैं, पैसे सेविंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सेविंग्स बढ़ जाता है, सेविंग्स इंक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि लोगों को लगता है कि हमें भविष्य में पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये इकोनॉमी का ये जो डिक्लाइन रहा तो, ठीक है। तो इसलिए वो सेव मतलब जो इंडिविजुअल सेविंग होता है, ठीक है, इंडिविजुअल सेविंग होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल पूरी इकोनॉमी का जो सेविंग होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स, मतलब ये एक विरोधाभास होता है, ठीक है। मतलब इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी फेनोमेनन कह सकते हैं। इकोनॉमी का सेविंग जो होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई एक पर्सन, मानो कि इकोनॉमी डिक्लाइन में चल रही है, कोई एक पर्सन है, ठीक है, मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, एक फर्म है, एक कंपनी है, ठीक है, मान लो कि इकोनॉमी, ये ही इकोनॉमी है, ठीक है। तो इस पर्सन का जो सेविंग है ना, ये इस कंपनी, इसका जो सेविंग है ना, ये इसकी इनकम है, क्योंकि ये स्पेंड करेगा, अगर ये स्पेंड करेगा तभी तो इसको इनकम होगी, ठीक है। अगर ये स्पेंड नहीं करेगा तो इसकी इनकम भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि ये जो मतलब अगर सभी लोगों ने कर दिया स्पेंड करना, पूरी इकोनॉमी में सभी लोगों ने स्पेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो लोगों का इंडिविजुअल सेविंग बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो कंपनीज है, ठीक है, उनके एम्प्लॉइज है, ठीक है, इस कंपनियों को इनकम नहीं होगी, इनकम कम हो जाएगी ना इनकी, ठीक है। इनका स्पेंडिंग, इनका सेविंग बढ़ गया लोगों का, ठीक है। तो ये जो इनकम है, हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करें। देखिए इंडिविजुअल का तो सेविंग बढ़ता है, हमने हमने देखा। तो इनकम जो मतलब ओवरऑल इनको इकोनॉमी की बात करें तो इंडिविजुअल का सेविंग बढ़ गया, लेकिन जो जो ये जो सेविंग है, जिन लोगों का इनकम है, जो कंपनी से फर्म्स में जो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, उनका मतलब जो जो भी सर्विस दे रहे हैं, इनका जो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, उनका इनकम कम हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, वो जो दूसरे लोगों के वो निकालना शुरू कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम ओवरऑल कम होगी, ठीक है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं उनकी इनकम कम हो जाएगी, उनकी जो सेविंग्स है वो कम हो जाएगी। तो ये सेविंग बढ़ा, लेकिन उसके सामने ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब ये एक तरह की कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, ठीक है। ये इसका सेविंग बढ़ने से क्या इफेक्ट आता है, ये जो ओवरऑल इनकम है लोगों की, वो इकोनॉमी की इनकम जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जाहिर, अब मैं आपको कोरोना का उदाहरण दूं कि इकोनॉमी, ये आज गवर्नमेंट जो है हमारी वो स्पेंडिंग पे क्यों मतलब वो फोकस कर रही है कि लोग अपना स्पेंडिंग बढ़ाए, ठीक है। वो क्यों ऐसा कर रही है, वो इसीलिए कर रही है कि एक तो ऑलरेडी स्लो डाउन चल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी अभी स्लो डाउन चल रहा है। अगर लोग ज्यादा सेविंग्स करने लगेंगे तो इस स्लो डाउन में से एग्जिट करना, हमारी कंट्री को एग्जिट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब लोग सेविंग कर लेते हैं तब क्या होता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, ठीक है, लिक्विडिटी नहीं रहती इकोनॉमी में, ठीक है, लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी कम हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, जो पैसा घूमना चाहिए इकोनॉमी में, ठीक है, पैसा घूमना चाहिए इकोनॉमी में वो नहीं घूमता है, ठीक है, मनी का सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है। मनी का सर्कुलेशन ना होने की वजह से इंडिविजुअल का सेविंग बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी जो होती है, ठीक है, उसका सेविंग जो होता है, मतलब उसकी स्थिति हो जाती है, मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी हेल्थ होती है, ठीक है, वो बहुत कम, मतलब उसकी अच्छी नहीं रहती, इकोनॉमी की हेल्थ जो होती है अच्छी नहीं रहती। इसीलिए तो इकोनॉमी के स्पेंडिंग पे भार दिया जाता है, ठीक है, जो फोकस दिया जाता है गवर्नमेंट, हमें हमारी गवर्नमेंट इसीलिए तो स्पेंडिंग को मतलब एनकरेज कर रही है कि आप स्पेंड करो, लोगों को पैसा दो, ठीक है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, अगर लोग ज्यादा पैसा बचाने लगे, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो क्या होगा कि ऐसी स्थिति में से निकलना बहुत ही जो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको बोलते हैं हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है। थ्रिफ्ट मतलब सेविंग की आदत पड़ना, ठीक है, सेविंग की आदत लगाना कि बहुत मतलब सादगी से रहना, बहुत मतलब इतना ज्यादा स्पेंड मत करना, ठीक है। तो पैराडॉक्स मतलब इंडिविजुअल सेविंग जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल जो होता है सेविंग वो इंक्रीज हो जाता है, जो इंडिविजुअल सेविंग जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी जो होता है, एक तरह से देखा जाए तो उसका भी बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इकोनॉमी का सेविंग होता है वो कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि इन लोगों का जो सेविंग होता है वो दूसरे वाले, सामने वाले का इनकम होता है। अगर ये सेव करने लगेंगे तो सामने वाले का इनकम नहीं रहेगा,
तो ओवरऑल इकोनॉमी का सेविंग कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन होती है इकोनॉमी में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। ये जो चैप्टर 4 होता है यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे।